an object of mass 5 kg is thrown vertically upward from the ground. The air resistance produces a constant retarding force of 10 Newton throughout the motion. The ratio of the time of ascent to the time of descent will be equal to. यार सुनो, हवा का हमेशा रिटार्डिंग फोर्स लगता है, कितना लगता है हमेशा 10 न्यूटन का. इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा हवा का फोर्स. जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो हवा का फोर्स नीचे लगेगा, और जब बॉल नीचे आ रही होगी तो हवा का फोर्स ऊपर लगेगा. एयर का जो फोर्स लगता है वो हमेशा किस तरह लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट में. अगर बॉल इधर जा रही है तो फोर्स इधर लगेगा, और बॉल अगर इधर जा रही है तो फोर्स इधर लगेगा. ऐसा ही होता है. तो जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो फोर्स नीचे लगा, और जब बॉल नीचे आई तो फोर्स ऊपर लगा. पहली बात तो ये समझनी है आपको. दूसरी बात, हमेशा वैसे तो रियलिटी में क्या होता है कि फोर्स वेरिएबल होता है. फोर्स की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. अगर वेलोसिटी कम तो रिटार्डिंग फोर्स भी कम लगता है, और वेलोसिटी ज़्यादा तो रिटार्डिंग फोर्स भी ज़्यादा लगता है. लेकिन यहाँ पे इसने ये बोला है कि आप एक बार 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स मान लो. इससे क्वेश्चन आसान हो गया बहुत. यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चंस में और इसमें ये फ़र्क है कि सभी क्वेश्चंस में, ठीक है, सभी क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, यहाँ पे एयर का फोर्स नहीं था, अभी एयर का फोर्स आ गया. मान लेते हैं जैसे ग्राउंड है, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, ऊपर जाकर नीचे आती है जी, उसी रास्ते से आएगी. मैंने अलग से बना दिया ताकि अलग से ऑब्जर्वेशन हो उसके. यहाँ पर बॉल है, बॉल के ऊपर जो है ना, बॉल का मास है 5 kg, तो नीचे mg लगेगा. mg की वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन. हाँ जी, mg कितना हो जाएगा इसके ऊपर बताइए आप, बोलो बोलो. 50 न्यूटन ना यार. mg की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 50. mg कैसे है यार, कोई भी बॉडी हो m मास की तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg के बराबर, लगेगा ही लगेगा. ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg का ना लग रहा हो. फोर्स तो लगेगा ही लगेगा. अगर कोई कहते हैं एक बॉल को ऊपर फेंका, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर mg के बराबर फोर्स लग रहा है, m इंटू जी. जी की वैल्यू 10 है. अगर वैक्यूम होगा तो भी mg का फोर्स लगेगा. वो तो अर्थ, वो तो मतलब यहाँ पे वैक्यूम हो, अर्थ तो लगाती है ना, अर्थ का जो मास है उसकी वजह से लगेगा ही लगेगा. और वो जो जी का रिटार्डेशन आता है, जी का रिटा उसी वजह से तो आता है. जैसे इसके ऊपर लगा फोर्स mg का, mg डिवाइडेड बाय m कर दिया, mg डिवाइडेड बाय m कर दिया, m से m कैंसिल, तो जी का रिटार्डेशन तभी तो आया इसके अंदर. इसके अंदर जी का रिटार्डेशन क्यों आया, क्योंकि फोर्स बाय मास होता है एक्सेलरेशन. तो इसका एक्सेलरेशन 10 का नीचे की तरफ कैसे है, फोर्स बाय मास से आया. फोर्स लगता है mg का हमेशा. अगर कोई 2 kg की बॉडी है, जैसे आप एक बात बताइए, यही वेट होता है वास्तव में. आप एक बात बताओ, आपका मास बताओ कितना है, 50 है. रियलिटी में इसका 50 नहीं, आपको पता है. रियलिटी में इसका 5 kg मास है. कितना मास है, 5 kg. 5 इंटू 10 करो आप, 5 इंटू 10, mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 50. तो इसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है. मास तो 5 था, वेट है 50. ये इसने वेट बताया. मास तो 5 है और वेट यहाँ पर कितना है, 50. और जो मशीन होती है ना, मशीन जो वेइंग मशीन होती है, जैसे हमें वेइंग मशीन पे खड़ा होगा तो जो मशीन दिखाएगी वो 50 दिखाएगी. वो 50 दिखाएगी, एक्चुअल में ना वो mg की वैल्यू दिखा रही है, वो वेट दिखा रही है. रियलिटी में mg को ही वेट बोलते हैं. अगर आप मून पे चले जाओ तो मून पे g की वैल्यू है 10/6, तो आप वहाँ पे m की वैल्यू, आपका मास तो 5 kg रहेगा. मास कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वेट चेंज हो सकता है. तो 5 इंटू 10/6, वहाँ पर जाने के बाद 10/6 आप हो जाओगे 50/6 के, यानी वही वाली मशीन होगी, वही आप हो, वही मशीन है, ठीक है ना. और वहाँ जाके अगर वेइंग मशीन पे देखोगे तो वेट जो है ना वो 50/6 नजर आएगा आपको. वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाता है वहाँ जाने के बाद. मास कम नहीं होता, मास कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन वेट हमेशा कम होता है. अच्छा, अब आप चले जाओ जुपिटर पे. जुपिटर पे जो जी है यहाँ से 16 गुना ज़्यादा है वहाँ का जी, 16 टाइम्स. तो वहाँ पर अगर आप चले गए तो आपका वेट पता कितना हो जाएगा, mg, मास m इंटू जी. मास कितना है 5, जी की वैल्यू कितनी है 160, तो यहाँ पे 800. वही वाली वेइंग मशीन 800 न्यूटन दिखाएगी आपका वेट, 800 पे आ जाएगी नीडल. वही मशीन है, वही बंदा है, और जुपिटर पे जाके चला गया, जुपिटर पे तो वही 800 दिखाना शुरू हो गया. ये सिचुएशन आप याद रखो बस, क्या ऐसा हुआ इसमें. हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में. तो वेट होता है mg के बराबर. तो mg का तो लगेगा, अगर बॉल को ऊपर फेंका है, चाहे बॉल ऊपर जा रही है चाहे बॉल नीचे आ रही है, ठीक है ना, फोर्स तो mg का लगता ही लगता है नीचे की तरफ. दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर mg ना लग रहा हो. चिड़िया उड़ रही है तो उसके ऊपर भी mg लग रहा है. ये पंखा लटका हुआ है, इस पर mg लग रहा है. दुनिया की हर चीज़ पे mg लग रहा है. ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पे mg नहीं लग रहा. तो mg डिवाइड बाय m कर दिया, इसलिए तो g का रिटार्डेशन आ गया. mg डिवाइड बाय m, तो g का रिटार्डेशन तभी तो है. अब बात समझ में आ गई आपको, क्या कह रहे हो.
आप ये कह रहे हो कि और क्वेश्चंस में हमने क्यों नहीं माना, और क्वेश्चंस में मान के क्या कर लेते हैं, इसमें हमें क्या था कि इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं बॉल के ऊपर, हमें इसका और क्वेश्चंस में एयर का फोर्स लग नहीं रहा था, एक ही फोर्स लग रहा था mg, और उसकी वजह से जी का रिटार्डेशन आता, रिटार्डेशन से मतलब था। यहाँ पर भी हमें मतलब, तो यहाँ पर भी रिटार्डेशन सही है, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। रिटार्डेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए दो फोर्स हैं, उनका रिजल्टेंट नेट फोर्स लेके डिवाइड बाय मास करके नेट रिटार्डेशन निकलेगा इसके अंदर। उसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं। यहाँ पे अगर एक दो फोर्स और लगा दूँ मैं तो पक्का करना पड़ेगा नेट फोर्स पे, इसमें भी करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक कोई और फोर्स और लगता होगा, चाहे वो एयर का लगे चाहे किसी चीज़ का लगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स से किसी भी क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन मोशन किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला लग रहा है, कोई और फोर्स नहीं लग रहा, तो वहाँ पर हम लोग mg वगैरह का यूज़ ही नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता है जी का रिटार्डेशन है, जी का एक्सेलरेशन होगा, नीचे आते वक्त ऊपर जाते वक्त जी का रिटार्डेशन होगा। लेकिन अगर mg के अलावा कोई और फोर्स भी लग गया, कोई और फोर्स भी लग गया, तो फिर हमें वहाँ पे नेट एक्सेलरेशन चेक करना पड़ेगा। वहाँ नेट एक्सेलरेशन 10 का नहीं होगा, नेट रिटार्डेशन 10 का नहीं होगा। तो क्या होगा, ये चेक करने के लिए हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, और नेट फोर्स निकालने के लिए mg को देखना पड़ेगा अपने को। तो नेट फोर्स बाय मास करके फिर निकलेगा नेट एक्सेलरेशन। बाकी क्वेश्चंस डिफरेंट थे, उसमें एयर का फोर्स नहीं था, इसमें एयर का फोर्स है इसलिए। हाँ जी, और बोलो, और कोई डाउट है तो? समझ आ गई बात आपको? आपके मन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। क्यों? क्योंकि यार आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो चीज़ों को, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे जो डाउट हैं, जब इन बातों को बच्चा इग्नोर करना शुरू कर देता है तो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, माइंड की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो रटना शुरू कर देता है। जितना आप पूछोगे, जितना डिस्कशन करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे इसमें। ठीक है ना? सुना शुरू करते हैं अभी। एक तो mg लगा 50, एक इसके ऊपर लगेगा एफ एयर। एफ एयर कितना लगेगा बताइए? यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा एफ एयर। एक एयर का फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, एक mg लगेगा 50 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स लग गए नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? यहाँ बताइए नेट फोर्स कितना लगा इसके ऊपर? नेट फोर्स 60 लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा नीचे की तरफ इसका? 60 बाई में मास कितना? 5, 12 का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना? उसमें हमने एक्सेलरेशन निकालना ही हमारा पर्पस था। पिछले सारे क्वेश्चंस में रिटार्डेशन जो था 10 का था, इसमें रिटार्डेशन 12 का है, वो रिटार्डेशन चेक करना था, इसलिए हमने mg को कंसिडर किया यहाँ पे। ये सब बात समझ में आई आपको? जब बॉल ऊपर जा रही है तो 12 का रिटार्डेशन है, और पिछले सारे क्वेश्चंस में 10 का रिटार्डेशन था। अब स्पीड घटते 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 क्या होगी इसकी? 0 होगी। अब जब बॉल नीचे आएगी तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो mg लगेगा और एक एयर का फोर्स लगेगा। एयर का फोर्स ऊपर ही लगेगा इसमें भी। यहाँ पे mg तो लगेगा नीचे, mg कितना लगेगा इसके ऊपर? 50 लगेगा भी, और एयर का फोर्स ऊपर लगेगा। एयर का फोर्स कितना लगेगा बताइए? 10 न्यूटन लगेगा ऊपर की तरफ। एयर का फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे बताइए अब आप, यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 50 माइनस 10, 40 न्यूटन। किस तरफ होगा ये? नीचे की तरफ होगा 40 न्यूटन का फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा? 40 न्यूटन, और भी किस तरफ? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए? नेट फोर्स बाय मास 40 बाय 5, 8 का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। इसका हमें अब एक्सेलरेशन से मतलब है यहाँ पे, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब सुनो, पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे सब में ऊपर जाते वक्त 10 के रेट से स्पीड घट रही थी और नीचे आते वक्त 10 के रेट से बढ़ रही थी। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऊपर जाते वक्त 12 के रेट से स्पीड घट रही है और 8 के रेट से बढ़ रही है। 12 के रेट से स्पीड घट रही है और नीचे आने पे 8 के रेट से बढ़ रही है। कहानी बिल्कुल अलग है। अब इसमें यह बोला गया है कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, इनका रेशियो आपको बताना है कितना हो जाएगा। यस, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बात समझ में आ गई? करें इसको, सुनो करते हैं। खैर हमने जो ना, अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है नेट फोर्स वगैरह की, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऊपर जाने का रिटार्डेशन चाहिए था और नीचे आने का एक्सेलरेशन चाहिए था। अब कैसे करें? अब एक नया क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में अब मैं इस पूरे को ऊपर रब कर रहा हूँ ताकि ये खिचपिच खत्म हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सीधे तरीके से समझते हैं। क्या है क्वेश्चन में? ये कहना चाह रहा था कि भाई ये ग्राउंड है, एक बॉल ऊपर गई है, ऊपर जाके नीचे आई है,
लेकिन ऊपर जाने का जो रिटार्डेशन था, मतलब वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है लेकिन रिटार्डेशन कितने का है, 12 का। और यहाँ पे जब वो बॉल नीचे आ रही है वेलोसिटी, तो नीचे एक्सेलरेशन कितना है इसका, 8 का। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, ये भी कह सकता था कि आप एक इमेजिनरी सिचुएशन कंसीडर करके चलो, एक बॉल को ऊपर फेंका गया और ऊपर जाके नीचे आई, ऊपर जाते वक्त 12 का रिटार्डेशन था, नीचे आते वक्त 8 का एक्सेलरेशन था। अब ऐसा अगर हो जाए तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। सेम कब होते दोनों, जब दोनों में पहले ऊपर जाने का रिटार्डेशन और नीचे आने का एक्सेलरेशन सेम होता। लेकिन अब जो है ना अलग अलग है, इस वजह से टाइम भी अलग अलग आएगा, इसलिए आंसर 1:1 नहीं आ सकता। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को कैसे करें, आप बॉल को, ये नहीं पता, मान लो बॉल की स्पीड है u, बॉल की स्पीड कितनी है यहाँ पे u, तो ये बताइए आप मुझे ऊपर ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम फ्रॉम टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा बताइए, u/g होता है, u डिवाइड बाई रिटार्डेशन, u ऊपर ऊपर जाने का टाइम होगा u/12, कितना हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, u/12 हो जाएगा ना टाइम ऑफ रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का जो टाइम है इतना लगेगा, सॉरी एसेंट ऊपर जाने का टाइम u/12। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा अब सुनो, अब नीचे आने का टाइम कैसे निकालें, प्रॉब्लम इस बात की है, काम देख पता है क्या, ऊपर जाने में और नीचे आने में एक ही बात कॉमन है कि दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल बराबर किया है। हालांकि देखो ऊपर जाने का रिटार्डेशन और नीचे आने का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो इसलिए टाइम भी अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल सेम है। बॉल जितना ऊपर गई है उतना ही तो नीचे आएगी। अगर बॉल सपोज 40 मीटर ऊपर गई है तो 40 मीटर ही नीचे आएगी, उससे ज़्यादा नीचे तो आ नहीं सकती। अब ग्राउंड को खोद के थोड़ी ना चली जाएगी, या उससे कम कैसे आ सकती है, उतनी ही आएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है। तो आप एक काम करो, अगर नीचे आने का टाइम निकालना है तो पहले ये निकालो कि इसने ऊपर डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई है। बताइए बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे, u²/2g होता है ना, h मैक्स क्या हो जाएगा u²/2 × 12, g की वैल्यू यहाँ पे 12 लिखोगे आप, g की जगह क्या लिख दोगे आप यहाँ पे 12, इतना मैक्सिमम हाइट गई है। अब ये सोचना है कि ये बॉल को वापसी आने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। आप अप्लाई द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। आप यहाँ पे लगाइए, आप एज इक्वल टू ut प्लस में हाफ वेट स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे आने का 8, और टाइम का स्क्वायर, टाइम तो निकालना है आपको, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यहाँ पे u²/24, u²/24। इसको सॉल्व कर लो आप, यहाँ पर आएगा u² डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल्स टू 4t² इज इक्वल्स टू 4t²। तो टाइम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे u²/96, टाइम के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। तो टाइम की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए, टाइम ऑफ डिसेंट u/ में √96, u/ में देखो टाइम ऑफ एसेंट था ये वाला t/12, और टाइम ऑफ डिसेंट है u डिवाइड बाई √96। अब इनका रेशियो आपको लेना है, क्या आएगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक काम करो, इसमें टाइम ऑफ एसेंट कितना है u/12, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना है बताइए u/√96, u डिवाइड बाई में √96। सोल्व करो इसको, कितना आएगा ये आएगा √96/12, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√24 लिख सकते हैं, 2√24। इसको लिख सकते हैं हम लोग √12 × √12 लिख सकते हैं इसको। अच्छा काम करो, इसको कैंसिल करो, ये √2 आ जाएगा आपके पास, और इसको इसे कैंसिल कर दो, √6 आ जाएगा, 2/√6। 2 इसको लिख सकते हो आप √2 × √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा √2/√3, √2 रेशियो √3 आंसर आएगा, √2 रेशियो √3। या जैसे मर्जी सोल्व करो यार, और भी तरीके थे सोल्व करने के, ठीक है ना। √2 रेशियो √3, या फिर 12 को लिख दो √144, 144 लिख लो, ठीक है ना, √144, और फिर कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी।
ये कोई डाउट है किसी, इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? इस कैलकुलेशन में दिक्कत नजर आए तो आप पूछ लेना अलग से आके, ठीक है? ये कहानी यहाँ तक की कोई डाउट किसी को?